नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर के लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, अगर आप अन्य सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको सेपरेट जैसे फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, फिजियोलॉजी पेपर सेकंड, एनाटॉमी पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी पेपर सेकंड के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट को और देखिए। आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है जो मेरे द्वारा ली जाती है। कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उनको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, आपको नोट्स के लिए पे करना होगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, कल अपन ने आप्तोपदेश प्रमाण कर रहे थे, मतलब उसमें तंत्र शास्त्र सब कर लिए थे अपन ने, कि इस तंत्र के जो 18 गुण थे वो भी कर लिए थे। अब करेंगे अपन शब्द। वर्ण को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार ये परिभाषा है, वर्ण को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। देखो, एक एक वर्ण है, वर्ण मतलब वर्णमाला, जो भी वर्ण है एक एक उनको जोड़ कर जो शब्द ही तो बनता है। एक तरीके से अपन हिंदी वाली व्याकरण की बात कर रहे हैं अब। तो आचार्य चरक बोलते हैं कि वर्ण को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। 4-5 वर्णों को एक साथ इकट्ठा किया तो शब्द बन जाता है। तो ये शब्द की परिभाषा है, छोटी सी है, याद हो जाएगी। लेकिन इसके भेद थोड़े डिफिकल्ट है, वो आपको समझने होंगे। समझोगे तो ही समझ में आएगा। इसके भेद हैं दृष्टांत, ठीक है, अदृष्टांत, सत्य और अनर्थ। अनर्थ के आगे आप झूठ भी लिख सकते हो, मतलब 4 टाइप से इसके 4 भेद हैं। पहला है दृष्टांत। दृष्टांत शब्द मतलब दृष्टांत किसे कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है असात्वेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम तीनों के द्वारा दोष उत्पन्न होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सभी देख रहे होगे। तो इसका मीनिंग क्या है, ये बताना क्या चाहता है। और नीचे लिखा है उक्त विषय प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, अतः यह दृष्टांत शब्द का उदाहरण है। देखो, ये बोलना चाह रहा है कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, कि इंद्रियों का, जैसे कि सर्दियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, उल्टा हो रहा है, या फिर ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही हो या पड़ ही नहीं रही। असात्म इंद्रियार्थ संयोग 3 तरह का होता है, हीन, मिथ्या, या तो हो ही नहीं रहा, या झूठा, या फिर अति मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती। और प्रज्ञापराध मतलब जानबूझकर अपन गलत काम करें। और जो परिणाम प्राप्त होता है एक तरीके से दोष विकृत होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बुक में, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध, परिणाम द्वारा दोष प्रकोपित होते हैं। दोष प्रकोपित होते हैं मतलब रोग उत्पन्न होते हैं। अब रोग उत्पन्न होंगे तो सिंपल सी बात है, तो इनके 6 उपक्रम बताएं चिकित्सा के, लिखना नहीं है, समझ लो। लंघन, व्रण, स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन और स्तंभन द्वारा शांत होते हैं। ये एग्जाम्पल है कि भाई जिस तरीके से असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध, परिणाम द्वारा दोष विकृत होते हैं, इन 6 उपक्रमों के द्वारा। कौन से 6 उपक्रम? लंघन, व्रण, स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन और स्तंभन द्वारा शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार उक्त विषय प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। जिस विषय की अपन बात कर रहे हैं, या फिर जो ये मतलब अपन ने ऐसा किया कि भाई किताबों में लिखा हुआ है, आचार्य चरक ने बताया है कि भाई इस तरीके से दोष, इन वजह से दोष विकृत होते हैं और इन उपक्रमों को करने से, चिकित्सा करने से शांत होते हैं। तो उक्त विषय प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। जब अपन देखते हैं रियलिटी में, कैसे देखेंगे? कोई पेशेंट आया, उसने बताया कि सर जी मेरे ऐसे जुकाम हो रही है या फिर पेट में दर्द है, कुछ भी बताया उसने, तो अपन ने किया, उसका शांत किया। अपन को पता लग गया कि इसने असात्म इंद्रियार्थ संयोग किया है और इसको शांत करना है, तो चिकित्सा की अपन ने उसकी। तो उक्त विषय जब अनुभव में आता है तो यह दृष्टांत शब्द का उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल, उस चीज को समझने का ये एग्जाम्पल है, तरीका है। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आओ समझाऊंगा मैं। आप्त वाक्य प्रत्यक्ष रूप में उदाहरण देखने को मिले तो उसे दृष्टांत शब्द कहते हैं। अब समझ में आएगा। आप्त वाक्य प्रत्यक्ष रूप में,
ये ऐसा किताबों में, तंत्रों में लिखा हुआ है कि यह सातवें इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम द्वारा दोष विकृत होते हैं। तो लेकिन इनकी चिकित्सा लंघन, व्रहण, स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन, स्तंभन द्वारा इन 6 उपक्रमों में से एक उपक्रम के माध्यम से अपन चिकित्सा करते हैं तो रोग शांत भी हो जाते हैं, दोष शांत हो जाते हैं, दोष सम अवस्था में आ जाते हैं। तो ये बुकों में लिखा हुआ था, लेकिन अपन ने प्रैक्टिकली देखा, अपनी आंखों से देखा, कानों से उस पेशेंट को सुनते ही देखा कि ये सही हो गया। तो ये प्रत्यक्ष में आता है, तो ये शब्द दृष्टांत, तो ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा शब्द दृष्टांत का उदाहरण माना जाता है। इसकी मीनिंग ये है। अब देखो अदृष्टांत, जब आप्त वचन का किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष न हो, केवल शास्त्र ज्ञान के आधार पर इसकी वास्तविकता को स्वीकारा जाता है। जैसे कि किताबों में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन किसी ने देखा थोड़ी है होते हुए। ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई मनुष्य है, कोई बच्चा है, ऐसा कोई नहीं है जिसने पुनर्जन्म को होते हुए देखा हो, नहीं है। तो ये क्या लिखा है कि अदृष्टांत, जब आप्त वचन का, देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तंत्रों में लिखा हुआ है, और किसी योगी पुरुष ने बोला है कि भाई पुनर्जन्म होता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जब आप्त वचन का किसी भी इंद्रिय, जो इंद्रियां हैं अपनी 5 जो ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिया, ठीक है, त्वच इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, जो 5 इंद्रियां हैं से प्रत्यक्ष न हो, प्रत्यक्ष यानी अपन उसको देख ना सके, ना सुन सके, ना गंध का अनुभव कर सके। पुनर्जन्म को आपने कभी देखा है कि नहीं देखा? केवल शास्त्र ज्ञान पर कि भाई अनुभव से, तो अपन बोलते हैं ना कि अनुभव प्रमाण, अनुमान प्रमाण में आता है ये। तो ओनली शास्त्र ज्ञान के आधार पर इसकी वास्तविकता को स्वीकारा जाता है, ऐसी बुकों में लिखा है, या अनुमान प्रमाण के आधार पर जाना जाता है। तो मतलब जिसका कोई देख ना सके, इंद्रियों के माध्यम से देख ना सके ना, वो होता है अदृष्टांत। एक होता है दृष्टांत, एक होता है अदृष्टांत। दृष्टांत को अपन देख चुके हैं, उसमें है कि प्रत्यक्ष होना, इन विषयों का प्रत्यक्ष होना, वो होता है दृष्टांत। और जब विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता, किसी भी आप्त उपदेश के द्वारा लिखी गई बात का किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष ना होना, वो अदृष्टांत कहलाता है। अब है सत्य, वह आप्त जो यथार्थ भूत हो, यथार्थ भूत है मतलब एक तरीके से समझना, वह आप्त जो यथार्थ भूत हो। उदाहरण, जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका फल अवश्य होता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे है एग्जाम्पल में, जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है। तो मतलब सत्य है। इसको ऐसे समझो कि भाई आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो ये तंत्र है, शास्त्र, आयुर्वेद भी एक तरह से शास्त्रीय तंत्र है, इसमें आप्त पुरुषों द्वारा लिखा गया, तो इसकी सारी बातें सही होनी चाहिए। तो ये पूर्णतः सत्य है कि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। किस तरीके से? बाजीकरण के माध्यम से या फिर रसायन माध्यम से। चरक उत्तरार्ध का जो पहला चैप्टर है रसायन, उससे व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। ऐसे आहार विधान बताएं, दिनचर्या बताइए, रात्रिचर्या बताइए, आहार का किस तरीके से सेवन करना बताया है, कौन कौन से बेगों को धारण करना चाहिए, कौन कौन बेगों को नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से मतलब आप कितनी नींद लेनी है, कितने टाइम सोना है, कब उठना है, कब जागना है, ये सारी चीज़ें सब इसीलिए तो बताइए कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो सिंपल सी बात है, जो पूर्णतः सत्य हो वो बात, वह आप जो यथार्थभूत मतलब वास्तविकता में सत्य हो। ये अपन मानते हैं कि आयुर्वेद एक शास्त्र है और आयुर्वेद में जो लिखी हुई सारी बातें सत्य है। तो ये इसको जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तो अपन किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उसको फायदा होगा, अगर वो सही ढंग से वैद्य की बात मानेगा, सही क्रियाकलाप करेगा, वैद्य ने जो बोला है उसको इग्नोर करेगा। मतलब होते ना कि परहेज बोलते हैं अपन गाँव में कि परहेज, इसको नहीं खाना, खट्टी चीज़ें नहीं खाना, वो सारी चीज़ बातें मानेगा, टाइम से दवाई लेगा, ट्रीटमेंट लेगा, तो वो ठीक होगा। तो कोई भी कार्य स्टार्ट करो तो लिखा हुआ है ऐसे कि जो कार्य आरंभ किया जाता है, आप चिकित्सा करना आरंभ करो और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर? अब होता है अनर्थ, जो सत्य से विपरीत हो। अनर्थ के कोष्टक में लिख लो झूठ, मतलब झूठ जो सत्य से विपरीत हो। उदाहरण है, विष खाने से मृत्यु नहीं होती, ये तो सदा सदा आपको पता है, विष खाओगे तो मरोगे, सिंपल सी बात है। तो ये झूठ है, एक तरह से सादा क्लियर कट झूठ, एकदम तो वास्तविकता में सफेद झूठ। बोलता ना कि मैं बोलूँ कि अब रात हो रही है, सबको पता है अपन पढ़ रहे हैं, क्लास का इवनिंग का टाइम है, रात थोड़ी हो रही है, इवनिंग का टाइम है ये तो जो झूठ वर्ड है वो अनर्थ होता है। अनर्थ यानी झूठ। ठीक है,
जो सत्य से विपरीत हो। क्लियर बात है। झूठ, मिथ्या, अनर्थ कुछ भी बोल दो इसको, वो झूठ है। अब देखो अगला है, देखो ये एग्जाम में रियरली आता है, क्योंकि ये पहले आते थे, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज 2013 की जो पहले का सिलेबस है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा इनसे ऊपर उठ चुके हैं। अपने पूछने वाली चीज़ें ना एक्चुअली में जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, वो पूछी जाती हैं। अब का थोड़ा स्टैंडर्ड सुधर गया। पहले क्या रटने वाली चीज़ें पूछी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब माइंड वाली चीज़ें पूछी जाती है, जो आपका माइंड खर्च हो, आपको पढ़ने के बाद में भी ऐसा खुद का माइंड लगाना पड़ेगा कि मैं इसका आंसर क्या दूँ, ऐसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब देखो शब्दार्थ, व्याख्यार्थ, बोधक, वृत्तियाँ, मतलब शक्ति बोल दो, वृत्तियाँ बोल दो, एक ही बात है। शब्दार्थ, व्याख्यार्थ, बोधक, वृत्तियाँ। अब इसका मतलब ये है, शब्दार्थ, व्याख्यार्थ, बोधक, वृत्तियाँ, मतलब शक्ति एक तरीके से इनको शब्द के अर्थ को बताने वाली, वाक्य को अर्थ के बताने वाले, जो भी शब्द है या वाक्य मतलब पूरा सेंटेंस है, उसका अर्थ किस तरीके से पता चलता है, वो वाली बात है। शब्द, वाक्य, अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति शब्दार्थ और शब्दार्थ बोधक वृत्ति कहलाती है। जो भी आपके सामने सेंटेंस है, जो भी तुम्हारे सामने बातें हैं, उसके अर्थ का ज्ञान कराने वाली। देखो एक तो सीधा सीधा बोला कि बेटा इधर आ, अब इसका कोई बोलता ना, अपने पीके फिल्म देखिए ना, अच्छा, वो अच्छे को 5 तरीके से बोलता है, अच्छा, फिर बोलता है अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना, तो एक ही वर्ड में कई मीनिंग निकलते हैं। तो जिस शब्द का पता चलता है उसके एक्सप्रेशन से, उसके भाव से, उसकी स्थान से, उसके विषय से, तो वो जो ज्ञान कराती है ना, उसको बोलते हैं शब्दार्थ बोधक वृत्ति। आपने देखी होगी पीके फिल्म, उसमें आमिर खान बोलता है 5 वर्ड, एक ही अच्छा वो 5 वर्ड बोलता है, तो पांचों का अलग मीनिंग निकलता है। तो वही बात है यहाँ पे, समझो। पहला है अभिधा, जिसके भेद हैं, जो पहला है अभिधा, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोधक, पद का स्वयं में निहित अर्थ को सीधा प्रकट करना। इसमें मतलब सीधा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि अर्थार्थ यथार्थ इसका मतलब ये, ऐसा कुछ नहीं, सीधा जो बोलना चाहता है सीधा बोलो। अपन बोलते हैं ना कि आजकल मुझे ऐसे लोग पसंद है जो सीधा बोलते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं बोलते, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अभिधा, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोधक, पद का स्वयं में निहित अर्थ को सीधा प्रकटना। जो पद बोल रहा है, जैसा वो पद है ना, उसका वैसा ही अर्थ सामने आ रहा है। एग्जाम्पल, राम जाता है, सिंपल सी बात है, राम जाता है तो जाता है, राम खाता है, श्याम चलता है, श्याम सोता है, श्याम उठता है, श्याम दौड़ता है, सिंपल सा अर्थ है। जो अपन देख रहे हैं वो है एक्चुअली में, रियलिटी में। तो सिंपल सी बात है कि पद का स्वयं में निहित अर्थ को सीधा प्रकट करना, कोई झूठा नहीं, कुछ नहीं, कोई मीनिंग नहीं, सीधा जैसा है वैसा। अब समझो दूसरा है लक्षणा। अब देखो कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा, पहला तो सीधा, जैसा बोला वैसा सुना वैसा काम कर दिया, बात खत्म। अब दूसरा है लक्षणा, पद का निरुक्ति में जो अर्थबोध होता है वह न होकर कोई और होना। देखो जो भी पद है आपके सामने, जो भी वर्ड है, जो भी वाक्य है आपके सामने, उसका जो अर्थ निकलता है ना, वो न होकर दूसरा अर्थ होना। एग्जाम्पल, गंगाए घोष, मतलब गंगाए घोष का हिंदी अर्थ होता है कि भाई गंगा का बहाव, मतलब गंगाए यानी गंगा का जो बहाव होता है ना, मतलब नदी बहती है, गंगा यानी नदी बहना, घोष यानी कुटिया। तो अपन सिंपल सी बात है, जब भी ऐसी वर्ड आएंगे तो बीच नदी में कोई कुटिया बन नहीं सकती। इसका मीनिंग तो यही होता है कि बीच नदी में एक कुटिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या समझेंगे, जब भी ये वर्ड आएगा भाई किनारे पे, गंगा के किनारे पे एक कुटिया, तो दूसरा मीनिंग निकला, अपन ने अपने सोच के समझ के हिसाब से उसका दूसरा मीनिंग निकाला। तो जो दूसरा मीनिंग निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं लक्षणा, मतलब दूसरा लक्षण प्रेजेंट कर रहा है वो। सीधा सीधा अर्थ नहीं है, सीधा सीधा अर्थ होता तो अभिधा हो जाता, लेकिन दूसरा अर्थ प्रेजेंट कर रहा है कि पद का निरुक्ति में जो अर्थ अबोध होता है, मतलब जो छुपा हुआ होता है उस पद में, दिखता नहीं है, वो अपन को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अपन ने सुना गंगाए घोष, कि गंगा के बहाव में कुटिया, अपन को पता है भाई गंगा के बीच, गंगा में मतलब नदी में बीच में कोई कुटिया थोड़ी हो सकती है, कोई मकान थोड़ी हो सकता है, वो तो बस किनारे पे हो सकती है। तो अपन ने जब भी ये गंगाए घोष का वर्ड आया तो अपन ने अनुमान लगाया कि भाई गंगा के किनारे पे कुटिया।
देखो उदाहरण है गंगाए घोष कुटिया, निरुक्ति गंगा में कुटिया नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा में नहीं हो सकती। अर्थ क्या है, गंगा के तट पर कुटिया मतलब उसके किनारे पे कुटिया, ये इसका अर्थ निकलता है। एक्चुअली में जब अपन डिटेल में जाते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ तो था कि गंगा में कुटिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि गंगा में कुटी बन ही नहीं सकती। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकाला अपन ने अर्थावबोध कि मतलब अर्थ का भी अर्थ एक तरीके से कि इसका मतलब ये बोलना चाहता है कवि। अपन बोलते हैं ना हिंदी की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, अर्थात कवि बोलना चाहता है कि उसका सीधा कनक कनकते 100 गुना, मतलब बोलते हैं कनक यानी एक तो होता है सुनार, एक तो होता है अलग अलग, जैसे अपन अलंकार स्टडी करते हैं तो एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग, तो उस तरीके से और भी आएंगे, देखो कंफ्यूज करेंगे आपको। तीसरा है व्यंजना, व्याख्यार्थ के अतिरिक्त अन्य व्यंजनात्मक अर्थ हो, अर्थात व्यंग में कहा गया। व्याख्यार्थ के अतिरिक्त अन्य व्यंगात्मक, अपन व्यंग कसते हैं ना किसी व्यक्ति पे, व्यंग का मतलब समझते हैं ना, किसी पे व्यंग अपन सैक्रमाइज मतलब क्या इंग्लिश में बोलते हैं ना एकदम, उसका एक ट्रोलिंग करते हैं किसी व्यक्ति को। जैसे कि कोई बच्चा दिन भर खेल रहा है, व्यंजना को समझना, कोई बच्चा दिन भर खेल रहा है और सुबह से घर नहीं आया, शाम को जाता है, उसको भूख लगती है तो मम्मी के पास जाके बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है खाना दो, तो मम्मी बोलती है अब बेटा तेरे को खाना देती हूँ इधर आ, अपन ऐसे बोलते हैं ना, तो बच्चा समझ जाएगा कि मम्मी खाना नहीं देगी उल्टा मारेगी, तो उसको बोलते हैं व्यंजना, मतलब व्यंग्यार्थ। उसने व्यंग में बोला कि आ बेटा तुझे खाना देती हूँ, तो बेटा समझ जाता है कि ये मार पड़ेगी, डंडा पड़ेगा अगर मैं उसके पास गया तो, खाना तो मिलेगा नहीं, बेटे ने मांगा था खाना, लेकिन उसको व्यंग में बोला कि आ बेटा तुझे खाना देती हूँ, तो इसका मतलब मार पड़ेगी, वो होता है व्यंग्यार, मतलब व्यंग खसना किसी व्यक्ति के ऊपर। तो व्यंजना ये होता है व्यंजना। समझ में आया व्यंजना कि इसका एक पूरा किताब में लिखा हुआ ऐसा कैसा कि ये कोई बच्चा सुबह से शाम तक खेलता है, घर पे नहीं गया, और शाम को जब भूख लगती है तो घर पे जाता है, मम्मी से बोलता है कि मम्मी भूख लगी है खाना लगा दो, तो मम्मी बोलती है कि आ बेटा तुझे खाना खिलाती हूँ, व्यंग में बोलती है थोड़ी लाउड स्पीकिंग, आ बेटा तुझे खाना खिलाती हूँ इधर आ, तो समझ जाता है कि बच्चा मार पड़ने वाली है, इसको बोलते हैं व्यंजना। क्लियर। चौथा है तात्पर्य व्याख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति अनुसार शब्द का तात्पर्य या अर्थबोधक ज्ञान होना। परिस्थिति के अनुसार, इसका एग्जाम्पल तो मैं देता रहता हूँ। उदाहरण सैंधवम आयनम, सैंधव अतार्थ यानी घोड़ा तथा नमक। देखो सैंधव नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है, तो भोजन काल में अगर सैंधव वर्ड आ रहा है, कहीं भी अपन भोजन की बात चल रही है तो वहाँ पे सैंधव वर्ड आया तो नमक समझेंगे, और कहीं अन्य जगह वो सैंधव वर्ड आया तो अपन घोड़ा समझेंगे। जैसे कि सेल, CELL, सेल अपन हिंदी में बोलते हैं सेल, कोशिका, अपन कॉमर्स पढ़ेंगे सेल यानी बेचना, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड है, जिस विषय की बात कर रहे हो उसी रस, देखो रस है, हिंदी में होता है रस श्रृंगार, ठीक है। अपन ने फर्स्ट ईयर में आया रस यानी रस धातु, सेकेंड ईयर में जाएंगे रस यानी पारद। तो जिस विषय में हो आप उसी विषय के अनुसार सोचिए तो आपका समझ पाओगे उस विषय का मीनिंग क्या है। अब आप सोचोगे नहीं मैं तो 12th तक रस यानी रस श्रृंगार पढ़ के आया हूँ, रस श्रृंगार ही मानूंगा, मानो किसने माना, फेल हो जाओगे एग्जाम में। इसको बोलते हैं तात्पर्य व्याख्या। देखो एक तरीके से हिंदी वाली ग्रामर ही है, जो हमारे टीचर थे यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने पहले बता दिया, जब भी इंटेलिजेंट होता है ना स्मार्ट स्टूडेंट, जो अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, मतलब जो भी उन्हें अर्जित किया पहली क्लास से लेकर 12th तक PMT में, तो कभी भी उस ज्ञान को मिक्सअप नहीं होने देते। जैसे कि अपन जिस विषय में है, जिस क्षेत्र में है, तो उसी के अनुसार सोचो। जैसे कि उन्होंने रस पढ़ा, तो सिंपल सी बात है, रस उन्होंने रस श्रृंगार पढ़ा था 10th तक, उन्होंने देखा भाई रस श्रृंगार हिंदी में आता है रस श्रृंगार, व्याकरण है रस श्रृंगार कि भाई रस के कितने श्रृंगार कितने प्रकार के होते हैं, वो ऐसे। फर्स्ट ईयर में आया BM में रस यानी धातु, रस धातु, रस रक्त, तो रस धातु पढ़ लिया। अब सेकंड ईयर में आएगा रस को समझाइए, तो रस धातु पढ़ लिखेगा सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर में रस धातु लिख देगा तो फेल हो जाएगा, रस यानी पारद होता है। तो जिस विषय में कि आप बात कर रहे हो उसी विषय के अनुसार अर्थ निकालना। तो सिंपल सी परिभाषा है, परिस्थिति अनुसार शब्द का तात्पर्य, मतलब जिस जगह पर हो परिस्थिति कैसी है उस समय की, उस हिसाब से उस शब्द का अर्थ निकालना होता है। तो ये होता है तात्पर्य वाक्य। अब है देखो ये चार, फोर्थ पॉइंट है तात्पर्य, तो इसके 4 टाइप ही हैं। ये 5वां है ना शक्ति ग्रह, ये इसका टाइप नहीं है, ये मतलब पॉइंट है 5वां शक्ति ग्रह, तो ये अलग है, इसको काट दो, ये अलग है 5वां शक्ति ग्रह।
वो कंटिन्यूटी नहीं है, ये अलग ही हेडिंग है शक्ति ग्रह। ओके, वो ये पेज नंबर था जब नोट्स बनाए थे ना पीडीएफ के लिए, तो हमने पेज नंबर बनाए थे, वो इस क्रम में पीडीएफ बनानी, तो ये 5 नंबर उसका है, ये अलग हेडिंग है शक्ति ग्रह, तो कंफ्यूज मत होना। उसके 4 टाइप्स ही हैं, तात्पर्य व्याख्या तक ही है बस। ये 5वां उसके कहीं उसी का 5वां भेद बना दो, नहीं, ये अलग है, ठीक है, ये अलग ही हेडिंग है स्पेशल शक्ति ग्रह। अर्थ का अवरोध करने के उपाय को शक्ति ग्रह कहते हैं। अपन ने, अब देखो, जो भी अपन ने व्यादक बोध तक वृत्तियां पढ़ी, शक्तियां पढ़ी, तो अपन ने अर्थ समझा, जैसे सीधा सीधा अर्थ समझा, किसी का दूसरा अर्थ समझा, किसी का व्यंग्यात्मक समझा और किसी का परिस्थिति के अनुसार। तो जो ये वर्ड का ज्ञान कराती हैं, जो ये समझाती हैं, उसको बोलते हैं शक्ति ग्रह। अपन ने समझा ना, वो तो थी व्यादक बोधक वृत्तियां कि अलग अलग मीनिंग निकलता है इनका, एक ही वर्ड का अलग मीनिंग, लेकिन जो ज्ञान कराता है वो होता है शक्ति ग्रह। अर्थ का अवबोध करने के उपाय को, कि भाई कैसा है, किसी भी पद का अर्थ निकालो, उसका जानकारी, अवबोध यानी जानकारी, ज्ञान प्राप्त करना, कि अर्थ का ज्ञान करने के उपाय को शक्ति ग्रह कहते हैं। अब ये शक्ति ग्रह व्याकरण अनुकोश, ये श्लोक है 2 लाइन का, मतलब इसमें ये जितने भी है ना 8 सानिध्य तक इसके भेदों के नाम है इस श्लोक में, तो जिसको याद हो जाए तो कर लेना, नहीं इतनी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कम ही आता है शक्ति ग्रह, कोई रेयर चांस में आता है। तो पहला वेद है व्याकरण। व्याकरण की वजह से भी पता लगता है ना अपन को, शब्द का जानकारी होता है भाई इसका अर्थ क्या है। तो पहला है व्याकरण, धातु प्रत्यय प्रकृति का शक्ति ग्रह, व्याकरण द्वारा ज्ञान कराना। किसी भी अर्थ का जानना है तो अपन को व्याकरण समझनी होगी, तो व्याकरण द्वारा ज्ञान कराता है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने की बात नहीं, व्याकरण है तो ही ज्ञान होगा। जैसे पचम लगता है, वैसे पकवा मतलब पकाने वाला। अब कोई वर्ड है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, तो उसकी टुकड़े कर दो, उसका संधि विच्छेद कर दो, उसका प्रत्यय अलग कर दो, उसका उपसर्ग कर दो, तो एक साथ जो अलग अलग मीनिंग निकलता है उनको जोड़ दो, वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक अर्थ क्या है। तो शक्ति ग्रह उसको बोलते हैं अर्थ का अवबोध, कि अर्थ की जो जानकारी, उस पद उस व्याख्या की जानकारी कराने के लिए भाई इसका मीनिंग क्या है, वो व्याकरण के माध्यम से पता लग जाता है। दूसरा है उपमान, तुलना करने पर। गो से देखो यहाँ पे बोला कि तुलना करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उपमान। गो सदृश्य गाय, इसको समझो, किसी वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, मैंने एक ही बात में, तुलना किससे करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि तुलना उसके नीचे समान से हो, वो चाहता है कि कभी भी तुलना हो। जैसे कोई व्यक्ति है, क्लास में कोई लड़की है, ठीक है, सुंदर है, तो अपन बोलते हैं देखो हीरोइन जैसी लग रही है, क्योंकि हीरोइन टॉप क्लास है, सुंदर है एक तरीके से, उसकी सुंदरता उच्च प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं, ऐश्वर्या राय मान लो, कैटरीना कैफ मान लो, किसी भी तरीके से मान लो कि भाई इसके समान लगती है। कोई हीरो है, बॉयज को देख लो, भाई ये सलमान खान जैसे दिखता है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति से जो तुलना करते हैं उसके समान, उसके सदृश दिखना, तो भी जानकारी प्राप्त होती है कि भाई एक्चुअली में, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो भाई रोनाल्डो के समान फुटबॉल खेलता है, तो ऑटोमेटिक एक जानकारी हो जाएगी, भाई क्वालिटी का पता लग जाता है कि अगर उसका नाम आया है तो ऑटोमेटिक ये अच्छा खेलता है। जैसे कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, भाई ये आइंस्टीन जैसा सोचता है, तुलना किया आइंस्टीन से, तो ऑटोमेटिक जो सुनने वाला समझ जाएगा कि इस बंदे में काबिलियत है, इसमें जानकारी है इस चीज़ की। किसी क्रिकेट की मान लो कि विराट कोहली जैसा खेलता है, कैसा भी एग्जाम्पल हो, तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं जिसको तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत जानकारी हो जाए, जिसको सब जानते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है गो से, मतलब जैसे अपन बोलते हैं कोई जानवर देखा अपन ने, तो अपन समझ नहीं कि कौन है, तो आप जैसे कि आपने कोई ऐसी विदेशी नस्ल की गाय देखी, ठीक है, यहाँ पे गाय का एग्जाम्पल है किताब में, तो आपको समझ में नहीं आएगी कौन सा जीव है, तो आप बताएंगे कि भाई ये विदेश की होल्स्टीन गाय है, अपने गाय के समान ही है, सिंपल सी बात है, गाय आप जानते हो, तो जिस विषय को आप जानते हो, समझते हो, उसका नाम उसके सामने लो, तुरंत समझ आएगा। तभी तो एग्जाम्पल देते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का या किसी की जो सब जानते हैं। कभी कभी देसी भाषा में अपन क्लास में, टीचर जब देसी भाषा में बताता है, आपको अपने लेवल के हिसाब से बताता है, तो तुरंत समझ में आ जाती हैं बातें, तो वही है। तीसरा है कोश, समान अर्थ वाले पदों का शक्ति ग्रह, मतलब कोश एक तरीके से समान अर्थ वाले पदों का समूह, एक तरीके से समान अर्थ वाले, एक ही जैसे कनक, कनक, कनक यानी होता है कुछ ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, कनक कनक ते से गुना,
एक का तो सुनार होता है, एक का कुछ कुम्हार टाइप का होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समान अर्थ वाले पदों का शक्तिग्रह, पीपली, मागधी, कृष्ण। पीपली, मागधी, कृष्णा, इस कोश में मागधी और कृष्णा में पीपली के संकेत का ज्ञान होता है। जो पीपली और कृष्णा दो वर्ड आए, इनका एक ही मीनिंग है पीपली। कृष्णा को भी पीपली ही बोलते हैं। देखो पीपली होती है काली काली होती है, छोटी छोटी डंडी, एक औषध है पीपली, ठीक है। कृष्णा होता है, कृष्णा यानी कृष्णा भगवान अपन ऐसे समझते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि पीपली होती है काली और कृष्णा भी काले सांवले रंग के थे ना, श्याम वर्ण के थे। इस वजह से दो ही बार सही मारता है, पीपली, मागधी, कृष्णा। तो समान अर्थ वाले, तो कृष्णा का मीनिंग भी पीपली के समान ही है, अलग नहीं है। तो यह ज्ञान कराता है कि समान अर्थ वाले शब्द को कोश में रखते हैं। तो ये व्याकरण वाली बातें चल रही हैं जो हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना 12th तक 10th तक, वो बातें चल रही हैं। ये सब व्याकरण में है। अगर आपने 10th में 12th में स्टडी की हो, हिंदी साहित्य में आपने पढ़ी हो, हमारे 10th में जब हमारे टीचर थे, गुरुवर थे, उन्होंने पढ़ाई थी हमको ये। अब देखो आप्तवाक्य, आप्तवाक्य तो अपन समझ ही गए, आप्तोपदेश। तो मतलब आप्तवाक्य किस तरीके से ज्ञान कराएगा? सिंपल सी बात है, अपने शास्त्र और तंत्र में स्टडी किया है, आप्त पुरुषों द्वारा लिखा गया है, तो ऑटोमेटिक ज्ञान कराएगा। भाई उसको रेफरेंस मान, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था ग्रेस एनाटॉमी का, आपसे पूछेंगे भाई किससे ज्ञान हुआ तेरे को, तू कैसे बता सकता है कि ये सत्य है? सिंपल सी बात है, ग्रेस एनाटॉमी में लिखा है, तुम्हें एग्जाम्पल दोगे, वो रेफरेंस बुक है। जैसे कोई आयुर्वेद में कोई बात है, कैसे मानते हो कि ये ऐसा है कि ये रोग ऐसा होगा? किसी ने लक्षण बताया कि इसके पेट में गुड़गुड़ है, ये कुछ इसने बताया, कोई भी रोग लक्षण बताया किसी भी तरह के, तो आप कैसे बोलोगे कि इसमें ये रोग है? निश्चय किससे किया? किसी ने कोई ने आपको भविष्यवाणी की? नहीं, आप बोलोगे चरक संहिता में अध्याय नंबर 3 में 2 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा हुआ कि अगर ऐसे लक्षण हो तो ये रोग समझना चाहिए। आपके पास रेफरेंस है, शास्त्र है, तंत्र है, तो आप्त वाक्य। तो एक तरीके से शास्त्र मान लो, तंत्र मान लो, आप्त वाक्य एक ही बात है। व्यवहार, गाय ले जाओ में गाय लाने पर गाय ले जाओ अर्थ ज्ञान। व्यवहार से ज्ञान प्राप्ति, ये व्यवहार का एक इंपॉर्टेंट रोल है अपनी फैमिली में, इसको समझना। कोई बच्चा होता है अपने घर में बैठा है, 5-7 बच्चे बड़े बूढ़े बैठे हैं घर में, तो किसी ने आवाज़ दी बेटा गायों को लेके आओ, बच्चा वहीं पे बैठा है, उसने सुना है कि गाय ले आओ। गाय ले आओ का मतलब, वो बच्चे ने सुन लिया तो वो समझ जाएगा कि गाय लाने का मतलब है उन जानवरों को, मतलब गाय को साथ में लेके आना। अब वो कोई भी बड़ा आदमी बोलेगा गाय ले जाओ, तो व्यक्ति, वो बच्चा भी सुन रहा है, तो वो भी, उसको भी मतलब है गाय ले जाओ का मतलब गाय को दूर ले जाना। तो व्यवहार से, ऐसे तो लैंग्वेज सीखते हैं बच्चा। अब शब्द कैसे सीखता है? अपने परिवार से, व्यवहार से सीखता है। व्यवहार से धीरे धीरे, मतलब जो बालक अपने परिवार से, वृद्ध जनों से सीखता है घर में रह के, व्यवहार से, तो वो होता है व्यवहार। समझ में आया ना? व्यवहार का मीनिंग्स होता है एक तरीके से कि जो बच्चा फैमिली में रह के जो सीखता है ना, वो बात। इंग्लिश अपन बोलते हैं कि भाई अमेरिका में इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनके परिवार में सारे इंग्लिश में बोलते हैं। वो जब से उसने आंखें खोली जन्म लिया, उसके मम्मी जो मदर हैं, फादर हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो बच्चा उनको देखता है, सोचने समझने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिक उसके इंग्लिश माइंड में फिट हो जाती है। अपने गांव में जैसी अपन बोलते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से, तो हिंदी बोलता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली हिंदी से है। बहुत से बच्चे यहाँ पे मारवाड़ी है, रजवाड़ी है, ठीक है, मराठी है, जो भी जिस क्षेत्र से आता है, उसका आसपास का माहौल क्या है, उसकी फैमिली का माहौल क्या है, किससे सीखता है? व्यवहार कहाँ से? इसी से सीखता है ये व्यवहार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है वाक्य शेष। वाक्य में छोड़ा हुआ पद, कभी कभी कोई चीज़ आती है, जैसे अपन कोई मूवी की बात करते हैं, देखो ये शब्द के अर्थ को जानने जो ज्ञान कराता है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन। शक्ति ग्रह, किस शक्ति के माध्यम से ज्ञान होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य शेष। कभी कभी अपन को कोई मूवी का नाम याद नहीं आता कि यार वो मूवी कौन सी, अपन बोलते हैं ना, तो पता कौन सी मूवी, वो बोलेगा कि उसमें ये हुआ था, उसमें ये होता, स्टोरी बताता है पूरी, लेकिन मूवी का नाम याद नहीं आता उसको। तो छोड़ा हुआ पद, तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि यार उसके, अपन कोई किसी व्यक्ति का नाम याद करना, वो बोला कौन से व्यक्ति का नाम याद करना है, तो वो बोलेगा देखो उसकी पतली पतली आंखें हैं, लंबी नाक है, दांत बड़े बड़े हैं, इतने लंबे हाथ हैं, वो ऐसे शर्ट पहनता है, ऐसे कपड़े पहनता है। उसका नाम नहीं बताएगा लेकिन सारी क्वालिटी बता देगा। तो वाक्य में छोड़ा हुआ पद को वाक्य शेष कहते हैं। तो उन चीज़ों से, उन
सोच से समझ से, कि उसने बताया कि भाई लंबे लंबे दांत हैं, छोटे छोटी आंखें, लंबी नाक है, ऐसे लंबे लंबे बाल रखता है, चुटिया बनाता है, ऐसे अपन बोलते हैं तो तुरंत याद आएगा अगर तुम इस व्यक्ति की बात कर रहे हो, उसकी नाम करो, किसी भी एक्स का नाम ले लो, किसी भी एक्स वाई जेड जो भी हो, कि सिर हाथ पैर पृष्ठ का पुरुष के संदर्भ में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि उसके ऐसा सिर है, उसके ऐसे हाथ हैं, उसके ऐसे पैर हैं, लेकिन नाम, अब इन हाथ पैरों को याद रख के आपको उनको नाम क्लियर करना है, तो ऑटोमेटिक वो होता है वाक्य शेष। अगर नाम ही याद होता तो वाक्य शेष करने की जरूरत नहीं होती, सीधा नाम ही बताता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है, कभी कभी बोलते हैं ना कि यार उसका नाम क्या था। कभी कभी अपन टीचर में, अपनी क्लास में कोई लड़का था, ठीक है यार, उस लड़के को जानता है, कौन से लड़के को, तो अब आपको उसको नाम भूल गए क्योंकि माइंड में नहीं आता कभी कभी, तो हम बोलोगे नहीं वो है ना कौन सा जो पीछे को बैठता है, लंबी ऐसे ढीले से कपड़े पहनता है, कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं है उसको, वो लड़का, तो तुरंत बता जाएगा, उसको नाम को बता, अच्छा उसकी बात कर रहे हो आप, तो वो है वाक्य शेष। अब आता है विवर्ती। सामान्य नहीं, अनेका अर्थ पद में किसी अर्थ से पद को बतलाना। हरि, यहां पे देखो, अनेका अर्थ पद से किसी अर्थ से पद को बतलाना विकृति नहीं, विवर्ती या विवरण कहलाता है। सिंपल सी बात यह है, जैसे कि हरि मेरु वानर विष्णु, परंतु व्याख्या में बताया हरि विष्णु है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों का यूज होता है और लास्ट में एक ही मीनिंग, देखो हरि यानी बंदर भी होता है, हरि यानी मनुष्य भी होता है, और हरि यानी वासुदेव कृष्ण भगवान भी होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अनेका अनेक पद में किसी अर्थ से पद को बतलाना। तो जिस हिसाब से अपन मनुष्य की बात कर रहे थे मनुष्य की बात करेंगे हरि से, जानवरों की बात करेंगे तो बंदर की बात करेंगे, और जब भगवानों की बात होती है तो मोस्टली वासुदेव कृष्ण भगवान की बात करते हैं। हरि यानी भगवान ही तो होता है। तो एक तरीके से पर्यायवाचियों में से किस देखो एक ही वर्ड के कई पर्यायवाची निकलते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने रस का बताया था ना, रस, वहाँ पे रस धातु है, सेकंड ईयर में रस पारद है। तो जिस विषय में किसी एक चुनना संयुक्त अच्छे वाले को कि इस समय क्या सुटेबल होगा, क्या फिट होगा, उसको समझना, वो होता है विवर्ती, विवरण। अब होता है सानिध्य। प्रसिद्ध पद के साथ में रहने का शक्ति ग्रह, इसको समझना सानिध्य को। सानिध्य के मतलब है कि इसका एग्जाम्पल है कि प्रसिद्ध पद के पास में रहने का शक्ति ग्रह। किस एग्जाम्पल नहीं लिखा था, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं। एग्जाम्पल है मधु करोति इति मधुकर, मधु करोति इति मधुकर। अब यहां पे सिंपल सी बात है, मधु करोति इति मधुकरम, और ऊपर था, शुरू से बताता हूं मैं एग्जाम्पल आपको। कमल के खिलने पर मधुकर मधुपान कर रहा है। एग्जाम्पल है कि कमल के खिलने पर मधुकर मधुपान कर रहा है। यहां पर मधुकर का अर्थ यदि इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार लगाया जाए तो मधुमक्खी समझा जाएगा। समझो दोबारा से इस चीज को। प्रसिद्ध पद के साथ पास में रहने का शक्ति ग्रह का मीनिंग है कि प्रसिद्ध वस्तु है। मैं पहले पूरा एग्जाम्पल बोल दूं, फिर सुन लो आप आराम से, फिर मैं बता दूंगा आपको। प्रसिद्ध पद के पास में रहने का शक्ति ग्रह, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, मैं इसको पहले नॉर्मल समझा दूं फिर लिखा दूंगा। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है कि उस कोई मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कमल के खिलने पर मधुकर मधुपान कर रहा है। ये एग्जाम्पल है कि कमल के खिलने पर मधुकर मधुपान कर रहा है। यहाँ पर मधुकर का अर्थ यदि इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार लगाया जाए तो मधुमक्खी समझा जाएगा, तो गलत होगा। यहाँ कमल के पद के सानिध्य में आने से, तो यहाँ पे सानिध्य, कमल के पद में कमल अगर सानिध्य में आ गया तो मधुमक्खी की जगह मधुकर का अर्थ भ्रमर समझा जाएगा। भौरा होता है ना, भौरा जो फूलों का रस चूसता है, वो समझा जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि एन के इन प्रकरण लास्ट में जाके अपन को उस वर्ड का मीनिंग, उस जैसा जो सब्जेक्ट है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके अनुसार अपन को मीनिंग निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मधुकर है, मधुकर यानी जो रस चूसता है। अपन सिंपल सी बात है कि भाई शहद इकट्ठा कौन करता है? मधुमक्खी। अपन मधुमक्खी समझेंगे। लेकिन जब कमल आ गया, कमल का फूल आ गया, तो फूलों पर मोस्टली क्या होते हैं? भंवरे, भौरे। तो भौरों को समझना पड़ेगा क्योंकि कमल का सानिध्य आ गया। अब दूसरा छोटा फूल होता है, मान लो जैसे कि छोटे छोटे फूल आते हैं जिसमें मधुमक्खी बैठती हैं,
तो हम मधुमक्खी समझते, लेकिन कमल एक प्रसिद्ध फूल है, कमल एक प्रसिद्ध, तो उसका सानिध्य है उसके साथ कमल का, तो उसके मधुकर के साथ भौरा, भौरा समझेंगे, तो मीनिंग चेंज हो गया। तो इसको जो जान कराता ना वो होता है सानिध्य, कि साथ में रहने का। ये थे शक्ति ग्रह, जिससे अपन को अर्थ का पद पता चलता है, ज्ञान जानकारी होती है कि भाई किस तरीके से ज्ञान होता है। तो ये जो भी अपन सीखते हैं ना अपनी फैमिली से, अपने आसपास के माहौल से, ठीक है, अपन नए नए वर्ड सीखते हैं ना हॉस्टल में रह के, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, चाहे अपनी कैसी भी लैंग्वेज जो सीखते हैं वो व्यवहार से सीखते हैं। इसमें 5वां पॉइंट था व्यवहार, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा मूवियों के नाम याद नहीं होते तो मूवी की स्टोरी बताते हैं, तब उसको नाम याद है, तो वो होता है वाक्य शेष। विवर्ती, बहुत सारे जैसे पर्यायवाचियों में से जो अर्थ निकलता है उनको जैसे अच्छा सा उस पद के अनुसार चुनना, ये होता है विवर्ती। और सानिध्य, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ रहने से उसका अर्थ चेंज हो जाना, उसका मीनिंग चेंज हो जाना, वो होता है सानिध्य। व्याकरण तो आप जानते ही हो, उपमान आप जानते हो। कोश, कोश यानी होता है कि कोश यानी सिंपल, कोश और विवरण अलग अलग हैं, कोश और विवर्ती। कोश और विवर्ती में उनमें बहुत सारे शब्दों में एक चुनना पड़ता है, और कोश में सभी शब्दों का एक अर्थ होता है, ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से अपना आप्तोपदेश पूर्ण हुआ, ठीक है। अपन अब युक्ति प्रमाण करेंगे, कल स्टार्ट करें या फिर आज ही स्टार्ट करें? आई थिंक कल स्टार्ट